गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का चतुर्थ अध्याय, जो कि विदाई संभाषण के नाम से आपके प्रस्तुत किया गया है और ये बालमुकुंद जी गुप्त के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जागरण के मतलब राष्ट्र में जो जागरण था, उस राष्ट्रीय जागरण के सशक्त पत्रकार बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। उन्होंने मिडिल तक विधिवत शिक्षा ग्रहण की, लेकिन स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। इसलिए उन्हें भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग आप जानते हो, भारतेंदु राजा हरिश्चंद्र थे हमारे, और द्विवेदी युग चलता है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के नाम से। द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। श्री गुप्त जी सक्रिय और निर्भीक पत्रकार थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। इसी कारण उनके लेखन में निर्भीकता के साथ साथ व्यंग्य और विनोद का पुट भी दृष्टिगोचर होता है। अब इनके द्वारा प्रमुख संपादन किए गए अखबार थे अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन किया, तथा इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में जाना जाता है शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जब हम गुप्त जी की बात करते हैं, तो मैं अभी बता रहा था आपको कि गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य और विनोद का पुट भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से लंबी बहस कर डाली थी। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। अब यहाँ पर जो आपके रचना प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में मैं बता दूँ आपको। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश मात्र है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो कि अंग्रेजी शासन का हमारे यहाँ पर प्रमुख था, 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वो भारत का वायसराय रहा, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में केवल अंग्रेज़ों का गौरव का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, मतलब सरकार के ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, वो इस बात के हिमायती थे। लिहाजा उस अंग्रेजी शासन के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में
मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश और विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर यानी दुखी होकर खींचकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता यानी मजाक, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। इसके साथ ही देखिए, विदाई संभाषण निबंधकार बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित है। यह निबंध सर्वाधिक चर्चित कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस अंश में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर करारा व्यंग्य किया गया है। इस पाठ को हम सार के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले विदाई को करुणोत्पादक बताया गया है। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आप इस देश के स्थायी रूप से वायसराय बनना चाहते थे, लेकिन आपकी यह इच्छा पूरी न हो सकी और आपके शासन का अंत हो गया, क्योंकि ईश्वर की इच्छा आपसे बड़ी है। आपके दोबारा यहाँ आने से भारतवासी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। वे सदा आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे। हुआ भी यही। आज आपके जाने से मन में करुणा जाग रही है। वास्तव में विदाई का क्षण करुणोत्पादक होता है, क्योंकि शत्रु हो या मित्र, जब कोई बिछड़ता है तो दुख तो होता है। यहाँ के पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। शिव शंभू के पास 2 गायें थी। वे दोनों आपस में लड़ती रहती थी, परंतु जब उनमें से एक गाय वहाँ से विदा हुई तो दूसरी कमज़ोर गाय उसके बिछड़ने पर बिना चारा खाए खड़ी रही। जब यहाँ के पशु ऐसे हैं तो मनुष्य तो विदाई से कितने दुखी होते होंगे, इस बात को प्रकट करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया। दूसरा चरण आता है इस पाठ का, शासन का दुखद अंत। इस देश में बाहर से जो शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भी घोर दुखांत रहा। वस्तुतः सारी लीला रचने वाला लीलामय कोई और ही है। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी कि यहाँ अंग्रेजों का राज्य चिरस्थायी बना रहे। इस खेल को उन्होंने सुखांत समझकर खेला था, यानी सुख से अंत होगा ऐसा समझकर खेला था, परंतु बात उल्टी हुई। कर्जन ने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैलाई कि स्वयं भी संकट में रहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया, तथा यही उनके दुखांत का कारण भी रहा और इसी कारण उनके शासन का दुख से अंत हुआ। तीसरा चरण इस पाठ का जो बनता है, लॉर्ड कर्जन की शान और उसकी विवशता को प्रकट करता है। भारत में लॉर्ड कर्जन का सर्वोच्च स्थान और शान बान थी। उनकी कुर्सी सोने की थी और जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा एवं आगे रहता था, परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट के सामने नीचा देखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता और गंभीरता को त्याग दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अहम में चूर होकर इस्तीफ़ा देने की धमकी दे डाली और इस्तीफ़ा दे दिया गया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। तब विवश होकर उन्हें जाना ही पड़ा। अगला चरण आता है बंगाल के विभाजन का। इनके द्वारा मनमाने तौर पर बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में मनमाना शासन चलाया। उन्होंने ही
बंग विभाजन की योजना बनाई, लेकिन भारत की 8 करोड़ जनता की फरियाद पर बंगाल का विभाजन रोकना पड़ा। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित ही हो चुका था, फिर भी वे जाते जाते बंग विभाजन की अपनी जिद्द पूरी करना चाहते थे। ऐसी दशा में भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए। इस कारण करजन को नादिर शाह से भी कठोर और जिद्दी बताया गया। उन्होंने जनता के दुखों का जरा भी ध्यान नहीं रखा। अगला चरण है जैसे को तेसा। लॉर्ड कर्जन ने अपने मनमाने शासन से भारतीयों को जहाँ दुखी किया, वहीं उसने स्वयं करजन को भी दुखी किया। भारत की जनता ईश्वर पर असीम विश्वास रखती है। वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, परंतु उसे इसका बड़ा दुख रहेगा कि लॉर्ड कर्जन इस दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ नहीं ले जा सके। तत्पश्चात नर सुल्तान का प्रसंग यहाँ पर प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में लेखक बतलाता है कि लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। वही अनपढ़ जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार की महिमा के गीत गाती है। उस राजकुमार ने विपत्ति के समय अपने दिन नरवरगढ़ के राज्य में काटे थे। उसने वहाँ रहकर छोटे पद से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए, लेकिन अपनी विदाई के समय उसने वहाँ की जनता का तथा नरवरगढ़ की भूमि का बहुत उपकार माना था। जाते समय उसे श्रद्धा से प्रणाम किया था। वहाँ की जनता आज भी उसे याद करती है। अंत में लेखक के द्वारा उस लॉर्ड कर्जन से प्रश्न पूछने का चरण है। लेखक लॉर्ड कर्जन से प्रश्न पूछता है कि क्या आप भी उस राजकुमार की तरह अपने स्वार्थ को त्याग कर भारत के प्राचीन गौरव और यश को जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि यदि लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उसके सब गलतियों को क्षमा कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन जैसे धूर्त शासक में इतनी उदारता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के शासन का और भारतीयों की स्थिति का चित्रण लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।